इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे सीडीपी का जो है क्या देखेंगे प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लोग चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो हमारा किसके लिए सुपर टेट के लिए, सुपर टेट वालों के लिए और सी टेट वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट सुपर टेट वालों के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सृजनशील का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। तो पूछ रहा है इसमें से जो सृजनशील होता है, जो भी बच्चा सृजनशील होता है उसके लिए सबसे प्रमुख तत्व क्या है। तो सृजनशील होने के लिए जो प्रमुख तत्व क्या नहीं है, तो उसके अंदर क्या मौलिकता भी होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। धारा प्रवाह भी आना चाहिए और क्या लचीलापन होना चाहिए। अनुशासित अगर नहीं बच्चा है तब भी वो क्या हो सकता है, जो है सृजनशील हो सकता है। तो इस तरह से हमारा क्या डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे सृजनशील होने के लिए बच्चे के अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो उसके अंदर मौलिकता का गुण होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मौलिकता का गुण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक सृजनशील मौलिक होना चाहिए। उसके अंदर क्या लचीलापन होना चाहिए, वह स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, धारा प्रवाह होना चाहिए, मतलब उसको पढ़ने में क्या हो, धारा फ्लो उत्सुकता होनी चाहिए। और अनुशासन सृजनशील का क्या हमारा तत्व नहीं। आज मैंने जो है जो प्रीवियस ईयर का जो है प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए उनके लिए उनका लिया हूँ और विद डिटेल के साथ भी लिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि डिटेल है तो सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्या हो जाएंगी तैयार, और चीज़ें भी तैयार होंगी। आप यहाँ से देखिए क्या क्या सीखें। बच्चे के अंदर मौलिक होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, धारा प्रवाह और उत्सुकता वाले गुण होना चाहिए। ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे, सृजनशील बच्चा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, सृजनशील। अगर वह अनुशासित नहीं है तब भी वह बच्चा क्या हो सकता है, सृजनशील हो सकता है। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पियाजे, जो जिन पियाजे साहब थे, जो है जिन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक बल विकास की कितनी अवस्थाओं, तो इन्होंने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था। तो इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में क्या किया था, बताया था। कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया था, 4 अवस्थाओं के बारे में क्या किया था, बताया था। ठीक है, पहली अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पहली अवस्था जो इनकी थी उसे बोलते हैं संवेदीय गामक अवस्था। ठीक, 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा रहता है तब उसको क्या बोलते हैं, संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा था जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 0 से क्या होती है 7 वर्ष का जब बच्चा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मूर्त या इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष के बीच में जब बच्चा रहता है तो उसको बोलते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 के बाद तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सारी चीज़ें देखिए, संज्ञानात्मक विकास पर कौन दिया था, जिन पियाजे साहब ने बल दिया था, इन 4 अवस्थाओं को बताया था। ठीक है, चारों अवस्थाओं आप लोगों को याद होनी चाहिए। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से अधिक। ठीक है, पहले को संवेदी गामक अवस्था 0 से 2, दूसरे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरी को जो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आपको तैयार होती चली जाएंगी, इसलिए मैं लाया हूँ। अगर ये वाला अगर आपको पसंद आएगा तो आप बताइएगा, ऐसा ही वीडियो आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, चलिए बताइए। अगर कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का क्या है, परिपूर्ण में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका था, स्वामी विवेकानंद जी का। सोचिए, ये भी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। मनुष्य ही अंतर्निहित पूर्णता को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, या किसका था, तो स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का है, याद रखिएगा। तो ये पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, सीखने के प्रयास और भूल, जो प्रयास और त्रुटि का नियम था, यह कौन दिया था, इसको बताना। के प्रतिपादन किसने किया था, पावलोव ने किया था, थार्नडाइक। तो कौन किया था, थार्नडाइक साहब ने किया था। बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे दोनों क्या है, कोहलर साहब ने नैतिकता का गुण के बारे में बताया था। किसके बारे में, नैतिकता। ठीक है, बच्चे के अंदर कैसे नैतिकता के गुण के बारे में उन्होंने 3 स्तर बताए थे और उनके 2 स्तर अलग अलग थे। ठीक, सीखने के प्रयास में, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सीखने के प्रयास में भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक साहब द्वारा दिया गया था। इसमें क्या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, इसके लिए थार्नडाइक ने बिल्ली पर, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, थार्नडाइक साहब ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। याद हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, नहीं, बिल्ली पर। ठीक है, और सिद्धांत के अनुसार त्रुटि या भूल करते रहने से धीरे धीरे कार्य को करने में क्या हो जाता, परिपक्वता आ जाती। क्या आ जाती, परिपक्वता आ जाती। किसी चीज़ को बिल्ली बार बार, जब ये वाला क्या था, इनका एग्जाम्पल ये था कि इन्होंने एक रोटी को क्या कर दिया था, अंदर रख दिया था। ठीक है,
बाहर रख दिया था, ठीक। जब बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया था तो वो नहीं खोल पाती थी। एक बार उसको खोल के बता दिए, फिर दोबारा वो कोशिश करते करते उस क्या करती है, पिंजरे को खोल लेती है, ठीक। ऐसे करके याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको यहाँ पर जो है जो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम आते हैं उनका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो किसी का एग्जाम नहीं चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी में, वीडियो री एग्जाम होने वाला है तो उसका कराया जाएगा, ठीक। बीच में उसका एग्जाम प्रैक्टिस सेट कराया जा भी चुका है। बुद्धि लब्धि अगर 105 है, अगर किसी बच्चे की क्या है बुद्धि लब्धि 105 है तो इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। 105 वाला बुद्धि लब्धि वाला बच्चा किसके अंतर्गत आएगा, तो वह हमारा क्या आ जाएगा, सामान्य बच्चा होगा। कैसा होगा, तो सी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या होगा, राइट होगा, ठीक। तो टर्मन जो बुद्धि का सिद्धांत, टर्मन द्वारा जो बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को वर्गीकृत किया गया है। टर्मन साहब द्वारा जो है बुद्धि, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है कैसे होते हैं बालक, जिनकी जो है 130 से अधिक होती है वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली। जो 121 से 130 के बीच होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रखर बुद्धि के होते हैं। 111 से 120 के जो होते हैं वो क्या होते हैं, तीव्र बुद्धि के। और 91 से 110 के बीच जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, ठीक है। और 81 से 90 के जो मंद बुद्धि के होते हैं। 71 से 80 वाले जो अल्प बुद्धि वाले, 71 से कम वाले को क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि। जो लोग शॉर्ट स्कीम इसका लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको बताया कौन था, तो वर्गीकृत कौन था, टर्मन। ये भी याद रखिएगा कौन किया था, टर्मन जी के द्वारा जो है इनको अलग अलग क्या किया गया था, बांटा गया था टर्मन के द्वारा, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सीडीपी के लिए आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी, ठीक। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 6। बताइए क्वेश्चन नंबर का, बिग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह किस अवस्था में होता है, बताइए यह किस अवस्था में होता है। तो यह जो है अवस्था हमारी कौन सी होती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर ए, बी या सी, तो इसका क्या होगा, बताइए आप लोग फटाफट, कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किशोरावस्था में ऐसी कंडीशन आती है। मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे में क्या आता है, चेंजेज जो आते हैं वो हमारी कौन सी, किशोरावस्था में आता है। देखिए बिग एंड हंट के अनुसार जो है किशोरावस्था की विशेषता है कि वो सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है। बच्चे के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक होते हैं एवं मनोवैज्ञानिक, हर तरह के क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोहलवर्ग के अनुसार जो है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया था, अभी मैंने ऊपर बताया था किसका सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने किसका दिया था, नैतिकता का दिया था। किसका दिया था, नैतिकता। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के क्या किया था, विशेष शोध के लिए जाने जाते हैं। इनके अनुसार बालक के नैतिक विकास के 3 स्तर, मैंने बताया था ना कितने, 3 स्तर, और इन तीनों के अलग अलग जो 2-2 स्तर को क्या किया था, डिफाइन किया था। पहला स्तर इनका क्या था, देख लीजिए यहाँ पे। पहला स्तर जो था पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको बोलते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर, ठीक है। और तीसरे को बोलते हैं कन्वेंशनल या परागत स्तर। इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल इंग्लिश में, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल, इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल, ठीक। उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक। 3 स्तर इन्होंने बताया था और इनके 2-2 अलग टाइप बताए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका जो है, फटाफट क्वेश्चन को दिखाएंगे, देखिए किस तरह से आते हैं और इनकी डिटेल के साथ हम बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, ठीक है। क्या बच्ची जानती थी कि चिड़िया 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 जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। देखिए ये हमारा क्या आ गया, पेडागोजी से आ गया, ठीक है। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया चिड़िया को तो देखो। पतंग को देखकर क्या कहती, चिड़िया को, उसके पिता ने कहा यह पतंग है। तो यह किस तरह का उदाहरण है, बताइए। सम्मिलित का है, समायोजन का है, संरक्षण का है, या वस्तु का प्रदर्शन। तो वह क्या, सम्मिलन का। कैसा है, सम्मिलन का, ठीक। कैसा है, तो उस क्या करें, वो वस्तु एवं विषय वस्तु में अंतर ना कर पाना हमारा सम्मिलन का उदाहरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सम्मिलन का, ठीक। तो इस तरह से बच्ची क्या करे, इसीलिए बच्ची सभी चीज़ों को एक बार उसको बता दिया, जो चीज़ें उड़ती हैं वो क्या होती हैं, चिड़िया होती हैं। तो बच्ची क्या सोच रही है कि जो भी चीज़ें उड़ रही हैं वो सभी क्या हैं, चिड़िया का ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसलिए जो, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो सामाजिक
समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं उन बच्चों को जो है जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। स्व अधिगम मॉडल पर, तो क्या स्व अधिगम मतलब अपने अपने अधिगम मॉडल पर क्या करना चाहिए, उन्हें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। ना कि विभेदित करना चाहिए, ना ही पाठ्यचर्या स्तर पर विस्तार, ना ही संज्ञानात्मक। और जो स्व अधिगम मॉडल के ऐसे बच्चों के लिए सहायक होते हैं जिनकी प्रतिभा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण क्या सामने नहीं आ पाती है, किसी के घर में आर्थिक होती सामाजिक प्रतिभा के कारण वो सामने नहीं आ पाते हैं, तो उनको स्व अधिगम मॉडल से क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 10th, ठीक। मैं बस डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बस आप लोग देखते रहिए जो है, इसमें तो आंसर देख ही ले रहे हैं आप लोग जो है, ठीक है। तो चलिए, एक कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, मैंने सोचा कि जो डिटेल से लिखे गए हैं, मैंने तो उस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा दिए, अब जो डिटेल से लिखे गए हैं इस तरह के प्रैक्टिस सेट करा दूँ जो नीचे पूरा डिटेल से लिखा है। आप जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं वो भी चीज़ें क्या कर लें, यहाँ से पढ़ के समझ लें। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा हर चीज़ को समझ ही जाए जो है। मैं बोल रहा हूँ पूरी नहीं कि मेरे जितने मैं 100% बोलता हूँ 100% कोई गेन ही कर ले, ठीक है। इसलिए नीचे जो लिखा है उससे भी बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है। चलिए बताइए, कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि सर जो है नीचे टाइप करके वैसा ला दिए हैं, जो है ऐसा है वैसा है, तो कोई बात नहीं है भाई। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो बस आप लोग क्वेश्चन ही देखिएगा, ठीक है। चलिए, भिन्नताओं के क्षेत्र में हो सकते हैं रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी। तो कौन सा हमारा राइट, स्कीनर के अनुसार जो है, स्कीनर के अनुसार व्यक्तिक भिन्नता, जो व्यक्तिक भिन्नता में उन सभी पहलुओं का समावेशन होता है जिनका जो है मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है, जैसे रुचि हो गया, अधिगम हो गया और हमारा चरित्र हो गया। इस तरह से राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा स्कीनर के अनुसार जो व्यक्तिगत भिन्नता में उसके सभी पहलुओं का क्या किया जाता है, समावेशन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे रुचि हो गया, अधिगम हो गया और चरित्र हो गया, ठीक। चलें आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, सभी PYQ हैं, ठीक है। मैं खुद लाया हूँ जो PYQ, तो कितना अच्छा लग रहा है देखिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए चैनल को, क्या करिए। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का मतलब द्वि तत्व सिद्धांत कौन दिया था, स्पियर्समैन ने। तो कौन दिया था, स्पियर्समैन ने दिया था। बुद्धि का जो द्वि सिद्धांत था कौन दिया था, स्पियर्समैन ने दिया था, ठीक है। द्विखंड सिद्धांत कौन, स्पियर्समैन ने कब दिया था, तो 1904 में दिया था, ठीक है। स्पियरमैन को माना जाता है। और इन्होंने क्या बताया था, एक सामान्य बुद्धि योग्यता कारक जिसको बोलते हैं जी फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, जी फैक्टर, ठीक है। और एक विशिष्ट फैक्टर जिसको हम एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। द्वि तत्व सिद्धांत किसने दिया गया था, स्पियर्समैन ने 1904 में दिया था। कौन कौन से होते हैं, एक एस फैक्टर होता है, एक जी फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, एक को जनरल फैक्टर, याद रहेगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। सीखना सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, यह कथन किसने दिया था। क्रोक्रो द्वारा दिया गया था, जी नहीं। क्रोक्रो ने पियाजे द्वारा, ये भी नहीं। तो किसके द्वारा, स्कीनर द्वारा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है, यह किसने दिया था, तो यह स्कीनर साहब ने दिया गया। स्कीनर ने अधिगम के लिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था, स्कीनर ने दिया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, स्कीनर द्वारा दिया गया था। आगे चलें, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। हार्वर्ड गार्डनर, जो गार्डनर साहब थे जो है, उनके द्वारा जो है निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, बताइए। भाषा, सृजनात्मक, या फिर जो अंतर व्यक्तित्व कौशल, या अंतर, ये सभी हमारे क्या जो है क्या बुद्धि के सिद्धांत है। भाषिक बुद्धि भी होती है लेकिन सृजनात्मक नाम की कोई बुद्धि नहीं होती। तो इस तरह से यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बी पार्ट हमारा क्या होगा, इसका राइट होगा, ठीक है। बाकी जो बुद्धि के सभी प्रकार हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि जो है 7 प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। बाद में 8 भी प्रकार की, कुछ लोग 9 प्रकार की भी बताते हैं, लेकिन 7 प्रकार की यहाँ पे दी हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं, आप लोग देखिए। 3 तो वहाँ थी जो है, एक क्या होती है हमारी भाषिक बुद्धि, जिसमें भाषा की बात की जाती है, वहाँ भाषिक बुद्धि होती है। तार्किक एवं गणितीय, जहाँ कैलकुलेशन की बात की जाती है, वहाँ स्थानिक बुद्धि होती है, जहाँ स्थान की बात की जाती है। शारीरिक गति बुद्धि, ये भी हमारी क्या होती है, शारीरिक गति के अंतर्गत आती है। और देखिए संगीत, जहाँ संगीत की बात होती है, जो जो सिंगर हो गए जो है, इन सभी के अंतर्गत ये बुद्धि पाई जाती है। व्यक्तिगत आत्मबुद्धि जो स्वयं की होती है, व्यक्तिगत पर बुद्धि जो दूसरे के अंदर पाई जाती है। तो गार्डनर साहब के अनुसार जो सृजनात्मकता नाम की कोई बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बता दीजिए आप लोग 14। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, बताइए। जो हमारा मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है कि बच्चे के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना,
ये भी होता है मूल्यांकन का एक उद्देश्य। ठीक है, बच्चा क्या सीखा है जानना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, ये भी है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मूल्यांकन के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से सीखा जाता है क्या, मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान सीखा जाता है, या फिर जो पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण, या मनोदैहिक। तो ना ही मनोदैहिक सीखा जाता है, ना ही वातावरण, ना ही मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत क्या, पारंपरिक अनुकूलन को क्या किया जाता है, सीखा जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट। संकेत अधिगम के अंतर्गत जो है पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है, उसे हम उद्दीपक अनुक्रिया, जिसको बोलते हैं एस आर लर्निंग, क्या बोलते हैं, एस आर लर्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस आर लर्निंग। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, क्या रहेगा, उद्दीपक अनुक्रिया रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। देखिए पियाजे के अनुसार, देखिए पियाजे से कितना क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन, अमूर्त स्तर पर, तो मैंने बताया था अमूर्त स्तर पर क्या रहता है, जब बच्चा कितने वर्ष का हो जाता है। तो जब बच्चा जो है, बच्चे की एज कितनी हो जाती है, बच्चा कितने 11 से अधिक वर्ष का हो जाता है, तब यह क्रिया करता है। तो बताइए 11 से 16 वर्ष किस में दिया, तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा। इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया था। पहला क्या था, पूर्व क्या था, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हमारी क्या होती है, पूर्व 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 जो होती है मूर्त संक्रियत, और जो चौथी होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त स्तर का क्या करता है, चिंतन करता है। अमूर्त का मतलब अप्रत्यक्ष चीज़ों का, जो उसके सामने नहीं रहती, उसके बारे में क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये है, देख सीख, कौन सा सीखना अस्थाई होता है, बताइए। रट कर सीखना बिल्कुल गलत बात है, सुनकर सीखना बिल्कुल गलत बात है, समझ कर सीखना क्या होता है, एक अस्थाई होता है। ठीक है, समझ कर किसी चीज़ को सीखना हमारा क्या होता है, अस्थाई होता है। समझ कर सीखना अस्थाई होता है, क्योंकि समझ बुद्धि पर आधारित होता है, और जो एक बार स्मृति भंडार में चली जाती है वे लंबे समय तक क्या रहती है, याद रहती है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए कौन सा, 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से क्या करता है, झगड़ा करने लगता है, और हमेशा स्वयं को सही साबित करता है, सही कोशिश करता है। तो यह विकास किस अवस्था में आता है, तो प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में, या फिर जो किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में, या जो है युवावस्था में। तो यह हमेशा किस अवस्था में, किशोरावस्था में क्या करता है, बच्चा अपने आप को क्या करता है, सभी सही अपने आप को साबित करने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, उसके अंदर जो बालक में मानसिक एवं जो है व्यवहारिक परिवर्तन इसमें क्या होते हैं, इस अवस्था में तेजी से होते हैं, क्या होते हैं, तेजी से होते हैं। और समायोजन ना होने पर बालक में क्या होता है, विद्रोह की भावना भी विकसित हो जाती है, और विरोधी व्यवहार प्रकट करने लगता है। ठीक, किशोरावस्था में सभी घटनाएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 17 बताएंगे, 19 बताएंगे। इनमें से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, बताइए। क्या खेलना उसके सृजनात्मक विकास में बिल्कुल है, भाषण उसके सृजनात्मक विकास में नहीं सहायक होता है, कहानी भी है, और निर्माण संबंधी क्या है, क्रियाएं, ये सभी हैं, लेकिन हमारी भाषा इसके अंतर्गत, भाषण इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग कौन प्रतिपादित किया था, तो यह जो पावलोव द्वारा क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, ना कि स्किनर, ना ही थर्नडाइक, ना ही कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने तो नैतिकता का बताया। सीखने का जो क्लासिकल सिद्धांत थ्योरी किसने दी थी, पावलोव साहब ने दी। इसे संबंधित प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार सीखना एक क्या होता है, अनुकूलित अनुक्रिया होती है। ठीक, क्या होता है, सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया होती है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। जिन लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है पारिवारिक मंदता, आकस्मिक, जैविक, या चिकित्सीय मंदता। बताइए, चिकित्सीय मंदता तो कैसी कहलाती है, जैविक कहलाती है। कैसी कहलाती है, तो इसको क्या होगा, जैविक होती है। जब मानसिक रूप से बच्चा, या जो है जब औरतें क्या हो रही हैं, प्रेग्नेंट रहती हैं, उस समय किसी कारण से चोट वोट आ जाती है, तो उसे कौन सी रक्त, जब बच्चा भ्रूण में रहता है तो उसे क्या कहते हैं, जैविक मंदता कहते हैं। जैसे जन्म से ही जो गुण विकसित होता है और वे जैविक कहलाती हैं, अतः जन्म के समय चोट या भ्रूण या क्षति के कारण उत्पन्न मानसिक मंदता या जैविक
मंदता कहलाती है, मानसिक मंदता या जैविक मंदता कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 22 बता दीजिए। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? बताइए, जो विशिष्ट हमारी अधिगम विकलांगता होती है वह किसके अंतर्गत आती है? बताइए, विशिष्ट अधिगम विकलांगता बताइए। मानसिक विकलांग डिसलेक्सिया के अंतर्गत, तो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? डिसलेक्सिया के अंतर्गत। जो विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, डिसलेक्सिया एक क्या होता है? मानसिक विकार होता है। कैसा होता है? यह पठन से संबंधित होता है। इसमें बालक पढ़ने में क्या होता है? असक्षम होता है। यह अधिगम विकलांगता कहलाता है। ठीक है, अधिगम विकलांग। इसमें बच्चा क्या, डिसलेक्सिया में बच्चा पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या? जो शिक्षा थी उसमें फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? बताइए। तो व्यावसायिक स्कूल का विकास इन्होंने किया था, या पब्लिक स्कूल का, या किंडरगार्टन का, या लैटिन स्कूल का? तो किंडरगार्टन का। किसका किया था? किंडरगार्टन का क्या किया था? विकास किया था। किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा का विकास जो मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल द्वारा किया गया था, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर पर होती है। गार्टन जो होती है, या किस पर? तो प्राथमिक स्तर पर होती है। याद याद रखिए, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रोवेल ने किया था। क्या किया था? फ्रोवेल ने प्रतिपादित किया था। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आप 24 बताएंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण क्या है? बताइए, संश्लेषण जो होता है यह किसका उदाहरण है? तो संश्लेषण, चित्र रंगना हमारा क्या कहलाता है? संश्लेषण का एग्जाम्पल कहलाता है। ठीक है, संश्लेषण का उदाहरण, क्योंकि चित्र रंगते समय विभिन्न खंडों को विभिन्न रंगों से रंग कर उसे अंततः एक रूप दिया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? संश्लेषण कहलाता है, चित्र रंगना। याद रखिएगा। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। नेक्स्ट, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ठीक है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। क्या कहलाता है? वो रचना। क्या कहलाता है? रचनावादी मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या जाए, बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। बैंकिंग मॉडल नहीं, ना ही प्रोग्रामिंग, ना ही क्या, ना ही हमारा जो है ये वाला मॉडल, इनमें से कोई नहीं। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। बाकी डिटेल्स पढ़ना नीचे पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 बता दीजिए। जो सामाजिक अधिगम होता है प्रारंभ होता है अलगाव से? अलगाव से होता है? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भीड़ भाड़ से? ये भी नहीं होता है। दृश्य सामग्री से? ये भी नहीं है। तो संपर्क, किसी सभी लोगों के संपर्क में आने से हमारा क्या होता है? सामाजिक अधिगम का क्या होता है? विकास। सामाजिक चीज़ों को सीखने में हम क्या करते हैं? तो इसको कौन बताता था? लिंडग्रेन के अनुसार यह जो दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडग्रेन के अनुसार। सोचिए, आप इसके बारे में जानते थे? लिंडग्रेन ने बताया था कि सामाजिक अधिगम का। तो सोचिए, इस तरह से क्वेश्चन लाने से ये चीज़ें आपकी क्या होंगी? तैयार होंगी। अगर आप लोग कहेंगे तभी इस तरह का आएगा, नहीं तो भाई ज़रूरी नहीं है कि मुझे नीचे डिटेल से बताने का ऑप्शन भी कराया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया संपर्क के कारण क्या होती है? बढ़ती है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर आप 27 बता दीजिए। बालक के जो शारीरिक या क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, बच्चे का जो शारीरिक या क्रियात्मक जो होती है, सिर से पैर या शरीर के बाहर के मध्य की ओर, या फिर कौन सा? सिर से पैर की तरफ तो होती है। ठीक है, सिर से पैर की तरफ होती है, तथा शरीर के मध्य बिंदु से बाहर की ओर होती है। बिल्कुल सही। बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त होना चाहिए? ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि का करेंगे। जो श्रवण बाधित है, जो सुनने में जिनको दिक्कत है, तो इसका तो प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो हम किसको? ब्रेल लिपि का। जो जो आँख से क्या होते हैं, जिनसे आँख से नहीं दिखाई, तो संकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सांकेतिक। ना ही यंत्र का, ना ही किसका। जो श्रवण बाधित पढ़ाने के लिए सामान्यतः सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, और ब्रेल लिपि जो दृष्टि बाधित बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? बालक का विकास परिणाम है। बताइए, जो बालक का विकास परिणाम है, वंशानुक्रम है, वातावरण है? वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया क्या है? तो वंशानुक्रम और वातावरण की क्या है? अंतः क्रिया है। ठीक, तो सी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा? राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिगम प्रयुक्त है, क्योंकि इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है। गलत बात है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है, ये भी गलत बात है।
सॉरी ए भी सही है और ए भी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र में होता है भी, तो इनमें से हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट सभी होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी पार्ट। ठीक, तो जो हमारा जो परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन का गुणवत्ता मूलक उद्देश्य अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह क्या संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करता है, ससंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होता है, डी पार्ट। तो आप आज बताइएगा, आपके 30 क्वेश्चन थे, इसमें तो लास्ट में पूरा डिटेल से दिया था, आप बताएंगे आप कितना किए हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो इन सभी चीज़ों को नहीं देखते हैं कि नीचे क्या दिया है क्या नहीं। आपको अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिया करिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारी एक दिन में 3 वीडियो आती है, सुबह 10 बजे आपको जो है CDP प्लस मैथ की मिलती है। ठीक है, CDP प्लस मैथ की आपको यहाँ वीडियो, और फिर 4 बजे हमारी क्या हिंदी की आ जाती है। ठीक है, हिंदी की आ जाती है, और 9 बजे हमारी किसकी आती है, 9 बजे हमारी EVS की आती है। ठीक है, ठीक, तो सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, कितने से कितने बजे कौन कौन सी वीडियो आती हैं, तो आप लोग उस समय आकर के जुड़ जाया करिए। जय हिंद, जय भारत।